कंजूरिंग द लास्ट राइट्स 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है, इसलिए मैंने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सभी फिल्मों को देखा क्योंकि आपको उन्हें ना देखना पड़े। मुझे और मेरे मामा को मेरे एक दोस्त ने कॉन्जरिंग का पहला पार्ट दिखाया था, और जब हमें बाद में पता चला कि यह फिल्म एक असल घटना पर बनी है तो ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया था, पर साथ ही मुझे क्यूरियोसिटी भी हुई इस भूतिया वर्ल्ड के बारे में और जानने की। ऐसे में कॉन्जरिंग सेकंड पार्ट तभी रिलीज हुई थी, और उस वक्त से पहले तक इतनी डरावनी हॉरर फिल्म को मैंने कभी नहीं देखा था। इन मूवीज की एक खास बात यह भी है, जिन रियल केस के ऊपर ये फिल्में बनी हैं उसकी असली फुटेज और ऑडियो क्लिप्स भी फिल्म के एंड में दिखाई जाती है, और ये फुटेज और ऑडियो क्लिप्स फिल्म से भी ज्यादा डरावनी होती है। और यही तो बात है कॉन्जरिंग मूवीज की, जिससे ये फिल्में हमें इतनी पसंद आती हैं। तो मैंने ये सारी फिल्में रिवॉच करी है, और मैंने इन फिल्मों को इनकी रिलीजिंग ऑर्डर में ना देखकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा है, जिससे ये कहानियां टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ें और चीजें बेहतर समझ में आए। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। इस ऑर्डर में सबसे पहली फिल्म है द नन। इस फिल्म के इवेंट्स सेट है 1952 के टाइम पे, लेकिन इसकी शुरुआत इससे भी कई सालों पहले हुई थी। फिल्म में एक पुराना महल दिखाया गया है जिसका नाम एबी है, लेकिन बहुत सालों पहले ये जिस राजा का महल था उसने एक रिचुअल करके नर्क से एक शैतान को बुलाया था, लेकिन बाद में उस शैतान को वापस भेजकर उस नर्क के दरवाजे को बंद कर दिया गया था, और तब से उस एबी नाम के महल में सिर्फ नन्स रहती है जो कभी वहां से बाहर नहीं निकलती। ऐसे में वर्ल्ड वॉर के दौरान इस एबी पर बमबारी होती है, जिससे वो नर्क का दरवाजा खुल जाता है और शैतान वापस आजाद हो जाता है। अब ये शैतान नन्स के रूप में इस महल में घूम रहा है और एक एक करके नन्स को मार रहा है। ऐसे में पास के गांव से एक फार्मर जिसका नाम फ्रेंची है, वो इन नन्स को जरूरी सामान देने के लिए हर कुछ दिनों में वहां पर आता है, और वो देखता है कि एक नन ने रस्सी से बांधकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही ये खबर वेटिकन तक पहुंचती है तो वेटिकन इस रहस्यमयी घटना की जांच के लिए फादर बर्क और सिस्टर आयरीन को भेजता है, और इनके इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि असल में एबी में जो नन्स इन्हें दिख रही है वो तो सारी पहले ही मर चुकी है, और ये सब तो इनकी आत्माएं हैं। साथ ही इन्हें अपने इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि पहले के टाइम में नर्क के उस दरवाजे को जीसस क्राइस्ट के ब्लड से बंद किया गया था, और वो ब्लड आज भी इस एबी में मौजूद है। तो ये लोग उस पवित्र ब्लड को ढूंढते हैं और उस दरवाजे को बंद करके शैतान को वापस भेज देते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान पता चलता है कि जब आयरिन उस शैतान के वश में थी तब फ्रेंची उसे बचाने जाता है, तभी शैतान फ्रेंची को अपने वश में ले लेता है। जिसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें एड और लॉरेन वॉरेन एक कॉलेज में लेक्चर दे रहे होते हैं, और जिस केस के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं उसका विक्टिम फ्रेंची ही होता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है, और आगे की कहानी है फिल्म नन 2 की, जहां फिल्म की शुरुआत होती है 1956 में, यानी दी नन के 4 साल बाद। अब सिस्टर आयरीन एक कॉन्वेंट में रह रही है, लेकिन तभी यूरोप में अलग अलग चर्चों में कुछ रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं, और सबका कनेक्शन एक ही चीज से है, वेलेक। वेटिकन फिर से सिस्टर आयरीन को बुलाता है और कहता है कि उसे इन मौतों की तह तक जाना होगा। इस बार उसकी जर्नी उसे ले जाती है फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में, जहां पुराना दोस्त फ्रेंची पहले से मौजूद है जिसका असली नाम मोरिस है। मोरिस अब स्कूल में काम करता है, और वहीं एक छोटी बच्ची सोफी और उसकी मां केट भी रहती हैं। लेकिन मोरिस के अंदर कुछ अजीब हो रहा है, वो धीरे धीरे बदल रहा है, और हमें समझ आता है कि वेलेक ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। सिस्टर आयरीन को पता चलता है कि वेलेक किसी एंशिएंट रेलिक की तलाश में है, एक पवित्र आंख जो उसे और भी ताकतवर बना सकती है। अब आयरीन को न सिर्फ मोरिस को बचाना है बल्कि वेलेक को फिर से हराना भी है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक इंटेंस लड़ाई में बदल जाता है, जहां आयरीन अपनी आस्था हिम्मत से वेलेक को फिर से हराती है, लेकिन एंड में एक सटल हिंट मिलता है कि वेलेक पूरी तरह गया नहीं है। इसके बाद अगली फिल्म है एनाबेल क्रिएशन, जहां अब तक हमने देखा कि वेलेक कैसे धीरे धीरे अपनी मौजूदगी फैलाता है, लेकिन अब कहानी आती है उस एनाबेल नाम की गुड़िया की जिसने कॉन्जरिंग यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डर फैलाया। कहानी सेट है साल 1955 में, जहां एक डॉल मेकर मिस्टर मुलिन्स और उसकी पत्नी से, जिनकी प्यारी बेटी एनाबेल एक एक्सीडेंट में मर जाती है। इस सदमे से टूट चुके मुलिन्स कपल कई सालों बाद अपने घर को एक अनाथालय बना देते हैं ताकि कुछ अनाथ बच्चियों को सहारा मिल सके। इन बच्चियों में एक है जेनिस, जो पोलियो से पीड़ित है। जेनिस एक दिन उस कमरे में चली जाती है जिसे बंद रखा गया था, और वहीं उसे मिलती है वो डरावनी गुड़िया एनाबेल।
अब असली खेल शुरू होता है। जेनिस के जरिए वो आत्मा फिर से जाग जाती है जो एनाबेल की मौत के बाद मलिन्स ने एक रिचुअल के जरिए बुला ली थी ताकि वो अपनी बेटी की आत्मा से बात कर सकें। लेकिन जो आत्मा आई वो उनकी बेटी नहीं थी, वो एक शैतानी ताकत थी जिसने खुद को एनाबेल नाम दे दिया। धीरे धीरे जेनिस पर उसका कब्जा हो जाता है और वो बाकी बच्चियों को डराने लगती है। मिसेस मुलिन्स को मार दिया जाता है और मिस्टर मुलिन्स भी उस आत्मा का शिकार बन जाता है। फिल्म के एंड में जेनिस पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में आ जाती है और बाद में जेनिस को उस कमरे में बंद करके पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन जब पुलिस उस कमरे को खोलते हैं तब जेनिस वहां नहीं मिलती है। कुछ महीनों बाद एक अनाथालय में जेनिस नजर आती है जहां दिखाया जाता है कि एक कपल उसे अडॉप्ट करता है और जब वो कपल उसे उसका नाम पूछता है तो वो खुद को जेनिस ना बुलाकर एनाबेल बुलाती है, जहां हमें बताया जाता है जेनिस पूरी तरह से उस शैतानी ताकत के कब्जे में है। अब आती है अगली फिल्म जो कि है 2014 की फिल्म एनाबेल, जिसमें जॉन और मिया फॉर्म एक खुशहाल कपल हैं जो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन जॉन अपनी पत्नी को एक खूबसूरत पुरानी डोल गिफ्ट करता है और यह डोल है एनाबेल। एक रात उनके पड़ोस में एक शैतानी कल्ट हमला करता है और उनके ये पड़ोसी असल में वही लोग हैं जिसे हमने एनाबेल क्रिएशन में देखा था, जिन्होंने उस अनाथालय से जेनिस को अडॉप्ट किया था। और ये हमला करने वाली लड़की वही जेनिस ही है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही मार देती है। इस हमले के दौरान पड़ोस में रह रहे जॉन और मिया ये देखने के लिए बाहर निकलते हैं, तभी जेनिस और उसका बॉयफ्रेंड उनके घर में घुस जाते हैं जहां पुलिस भी आ जाती है। लेकिन जेनिस एक कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी जान दे देती है और उसके गोद में एनाबेल डोल होती है। इस घटना के बाद मिया अपनी बेटी को जन्म देती हैं और ये कपल नए घर में शिफ्ट करते हैं, पर इनके नए घर में एनाबेल डोल भी वापस आ जाती है। धीरे धीरे ये डोल अपने असली रंग दिखाने शुरू करती है, जिससे माया को लगता है कि कोई उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो एक चर्च की मदद लेती है और फादर पेरेज नामक पादरी उस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एनाबेल की ताकत बढ़ती जाती है। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब एक महिला एवलिन अपनी बेटी की मौत के गिल्ट में मैया और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है और इसी बलिदान से आत्मा शांत हो जाती है। लेकिन फिल्म के एंड में वही एनाबेल गुड़िया एक एंटीक शॉप में पहुंच जाती है और वहां से एक नर्स उसे खरीदती है। यही नर्स बाद में एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगती है, जिसके केस को एनाबेल और कॉन्जरिंग फिल्म के स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया जाता है, लेकिन इस केस के बारे में ज्यादा कुछ किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। अब कहानी पहुंचती है उस फिल्म पर जिसने कॉन्जरिंग यूनिवर्स को असली पहचान दी, द कॉन्जरिंग 2013। लेकिन इसकी कहानी सेट होती है 1971 में, यानी एनाबेल की घटनाओं के कुछ साल बाद। फिल्म की शुरुआत होती है पेरन फैमिली से, जो रोड आइलैंड में एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट करते हैं। परिवार में माँ बाप के साथ 5 बेटियां हैं। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पेरन फैमिली को समझ आता है कि इस घर में कुछ तो है और वो कुछ बहुत ही खतरनाक है। अब एंट्री होती है एड और लॉरेन वॉरेन की, जो इस केस की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस घर का इतिहास बहुत ही डरावना है। यहां एक महिला बातशीबा रहती थी जो शैतान की पूजा करती थी और अपने बच्चे की बलि देकर खुद को फांसी पर लटका लिया था। उसके बाद से जिसने भी इस घर में रहने की कोशिश की या इसके आसपास भी आया, उस औरत की आत्मा उन्हें मार देती है। लोरेन को इस घर में एक बहुत ही डार्क एनर्जी महसूस होती है और वो जान जाती है कि पेरॉन फैमिली की मां डी कैरोलिन अब बथशेबा के कब्जे में है। फिल्म का क्लाइमैक्स होता है एक इंटेंस एक्सॉर्सिस, जहां एड कैरोलिन को बचाने की कोशिश करता है। लोरेन उसकी यादों को इवोक करती है, जिससे वो खुद को कंट्रोल में लाती है। आखिरकार बातशीबा की आत्मा को भगा दिया जाता है और पेरन फैमिली को राहत मिलती है। अब आती है अगली फिल्म जो कि है एनाबेल कम्स होम, और इसकी टाइमलाइन सेट होती है 1972, यानी द कॉन्जरिंग के 1 साल बाद। अब तक एड और लॉरेन वॉरेन ने एनाबेल को पकड़कर अपने घर के ओकल्ट म्यूजियम में एक पवित्र शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया है। इस बार कहानी घूमती है उनकी बेटी जूडी वॉरेन के इर्द गिर्द, जहां एड और लॉरेन एक केस के लिए बाहर जाते हैं और जूडी घर पर रह जाती है अपनी बेबीसिटर मैरी एलन के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी मैरी की दोस्त डैनियला घर आती है। डैनियला अपने मरे हुए पिता से बात करना चाहती है और इसी जिज्ञासा में वो उस कमरे में चली जाती है जहां एनाबेल बंद है। और हां, वो बॉक्स खोल देती है। अब सिर्फ एनाबेल ही नहीं,
पर वो उस कमरे में बंद हर एक शैतानी चीज को एक्टिवेट कर देती है। फिर शुरू होता है एक रात का आतंक, जिसमें जूडी, मेरी और डानियला को उन सभी आत्माओं से लड़ना पड़ता है जो अब आजाद हो चुकी हैं। सब एक एक करके सामने आते हैं, लेकिन जूडी की स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी और लॉरेन की टीचिंग्स उसे हिम्मत देती हैं। फिल्म के एंड में जूडी, मैरी एलेन और डैनियला मिलकर एनाबेल को फिर से उस बॉक्स में बंद कर देते हैं और बाकी आत्माएं भी शांत हो जाती हैं। जिसके बाद बढ़ते हैं अगली फिल्म की तरफ, जो कि है द कर्स ऑफ ला llorona, जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स से पूरी तरह जुड़ी तो नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की दुनिया से जोड़ता है, फादर पेरेज। ये वही पादरी है जो एनाबेल 2014 में भी था, और इस फिल्म में वो एनाबेल के केस का जिक्र करता है। तो हाँ, ये फिल्म लूजली कनेक्टेड है, लेकिन इसमें एड और लॉरेन वॉरेन नहीं आते। अब कहानी सेट होती है 1973 में लॉस एंजलिस में। यहाँ एक सोशल वर्कर एना अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। एक केस के दौरान वो एक माँ पैट्रिशिया से मिलती है, जो कहती है कि उसकी बच्चों को कोई आत्मा मारना चाहती है, और वो आत्मा है ला llorona, यानी द वीपिंग वुमन। एना को लगता है कि पैट्रिशिया पागल है, लेकिन जब पैट्रिशिया के बच्चे मर जाते हैं और वही आत्मा एना के बच्चों के पीछे पड़ जाती है, तब उसे समझ आता है कि ये सब सच है। ला llorona एक पुरानी लैटिन अमेरिकन कहानी से जुड़ी है। एक माँ जिसने अपने बच्चों को नदी में डुबो दिया था, और अब वो हर बच्चे को अपना समझती है। वो रोती है, लेकिन उसकी चीखें सुनकर इंसान कांप जाता है। एना अपने बच्चों को बचाने के लिए पहले फादर पेरेज से मदद लेती है और फिर एक लोकल हीलर राफेल ओलिवेरा को बुलाती है, जो स्पिरिचुअल तरीके से ला llorona से लड़ता है। फिल्म के एंड में एक इंटेंस फाइट होती है, जहां राफेल और आना मिलकर ला llorona को हराते हैं और उसके शाप से बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन जैसे हर कंजोरिंग यूनिवर्स की फिल्म में होता है, डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद अगली फिल्म है द कॉन्ज्यूरिंग 2। कॉन्जरिंग 2 की कहानी सेट होती है 1977 में, यानी ला llorona की घटनाओं के 4 साल बाद। इस बार डर अमेरिका में नहीं बल्कि इंग्लैंड की गलियों में फैलता है। एक माँ पेगी हॉडसन अपने 4 बच्चों के साथ एनफील्ड के एक पुराने घर में शिफ्ट करती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसे में पेगी की बेटी जैनेट अजीब हरकतें करने लगती है। जैनेट की आवाज बदल जाती है। वो एक बूढ़े आदमी की तरह बोलती है और कहती है, ये मेरा घर है। ये बिल विल्किंस नाम के एक बूढ़े की आवाज है, जो कभी उसी घर में रहता था और वहीं उसकी मौत हुई थी। ऐसे में जेनेट की ये न्यूज टीवी पर आ जाती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि चर्च खुद एड और लॉरेन वॉरेन को इंग्लैंड भेजता है, ताकि वो जांच करें कि ये सब सच है या सिर्फ एक धोखा। लॉरेन को इस केस में कुछ और भी महसूस होता है। एक औरत की शक्ल में एक डार्क एनर्जी, ये वही विलेक है जो द नन में दिखा था, अब फिर से लौट आया है और इस बार वो जैनेट को इस्तेमाल कर रहा है। एड और लॉरेन को समझ आता है कि बिल विल्किंस सिर्फ एक मोहरा है, असली ताकत विलेक है जो सबको भ्रम में रख रहा है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एड की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन लॉरेन को याद आता है कि उसने एक विजन में विलेक का नाम देखा था। वो उसका नाम पुकारती है और जैसे ही उसका असली नाम बोला जाता है, विलेक की ताकत टूट जाती है। जैनेट बच जाती है और वॉरेन फैमिली एक और केस को सफलतापूर्वक सुलझा लेती है। अगली फिल्म है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। इसकी टाइमलाइन सेट होती है 1981, यानी द कॉन्जरिंग 2 के 4 साल बाद। कहानी शुरू होती है ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट में, जहां एक 8 साल का बच्चा डेविड ग्लैडसेल अजीब हरकतें करने लगता है। उसके शरीर में एक शैतानी ताकत घुस चुकी है और उसे छुड़ाने के लिए बुलाए जाते हैं एड और लॉरेन वॉरेन। एक्सर्सिज्म के दौरान एक और व्यक्ति सामने आता है, आर्ने, जो डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड है। वो शैतान को कहता है, मुझे ले लो, इसे छोड़ दो, और शैतान उसकी बात मान लेता है। कुछ समय बाद आर्ने एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, लेकिन उसका दावा है कि उसने ये सब शैतानी कब्जे में किया। अब मामला पहुंचता है कोर्ट में और पहली बार अमेरिका की अदालत में डिमोनिक पोजेशन को एक कानूनी बचाव के तौर पर पेश किया जाता है। एड और लॉरेन इस केस की तह तक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक शैतान नहीं बल्कि एक ऑकल्टिस्ट औरत का काम है। वो एक काली किताब से 3 लोगों की बलि चढ़ाना चाहती है, जिसमें आर्नी के अलावा 2 और लड़कियां उसका शिकार पहले ही बन चुकी होती है, और उसका तीसरा शिकार है एड एंड लॉरेन। लॉरेन को एक विजन आता है। वो एक अंधेरी सुरंग में जाती है जहां से वो औरत ये सब करती है। एड की जान फिर से खतरे में पड़ती है, लेकिन लॉरेन उसे बचा लेती है और अंत में उस औरत का श्राप टूट जाता है।
आर्ने को सजा तो मिलती है लेकिन सिर्फ 5 साल की जेल और वो डेबी से शादी कर लेता है। तो ये थी अब तक की पूरी कहानी। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की हर फिल्म, हर डर, हर केस एक एक करके हमने देखा, समझा और महसूस किया। अब बारी है अगली और शायद आखिरी फिल्म की, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जो रिलीज हो रही है 5 सितंबर 2025 को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही नए वीडियोस आप फ्यूचर में देख सके। बाकी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएगा कि इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्या आप कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स के लिए एक्साइटेड है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा।